नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मराठा साम्राज्य की और विशेष रूप से देखेंगे कि शिवाजी द्वारा क्या कुछ किया गया, शिवाजी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मुगलों से टक्कर लिया, औरंगजेब के साथ उनकी नीतियां कैसी रहीं और उनके द्वारा विशेष रूप से जो प्रशासनिक गठन किया गया था उसमें क्या था, चौथ सर्देशमुखी क्या है। ये टॉपिक यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शिवाजी के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। बात करते हैं शिवाजी की। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627, कुछ जगहों पर 19 फरवरी 1630 भी मिलता है, को शिवनेर दुर्ग जो कि पूना में है वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। ये हम लोग जानते हैं कि शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के यहाँ 20 अप्रैल को जन्म हुआ था शिवाजी का। इनके गुरु समर्थ रामदास कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी है। कई विद्वान ऐसा मानते हैं, प्रोग्रेसिव हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु नहीं थे, बल्कि शिवाजी का यदि कोई गुरु था तो उनकी माता जीजाबाई थी। दादा कोंडदेव की भी बात आती है, वो भी उनके गुरु के रूप में ही थे, लेकिन रामदास जी उनके समकालीन नहीं थे। इस पर बामसेफ करके एक संगठन है, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। उनके प्रमुख ने कहा है कि समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के गुरु नहीं थे। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इनकी उपाधि छत्रपति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने इन्हें राजा कहा था। एक और मिसकंसेप्शन विद्यार्थियों के अंदर है, प्रायः दक्षिणपंथी विद्वान ये कहते हैं कि शिवाजी हिंदू हृदय सम्राट थे, मतलब हिंदू धर्मोद्धारक थे, जबकि यह बात गलत है। वो हिंदू की बात नहीं करते थे, वो हिंदवी की बात करते थे। वो कहते थे हिंदवी साम्राज्य होना चाहिए, ना कि हिंदू साम्राज्य होना चाहिए। और किस तरीके से उन्होंने अपनी सेना का गठन किया था, कैसे स्थानीय लोगों, जिन्हें मूल निवासी कहा जाता था, उन लोगों के सहयोग से सेना गठित की गई थी, जिसमें मजदूर, गरीब, किसान सम्मिलित थे और उन लोगों ने मिलकर के शिवाजी का साथ दिया था। तो आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उनका प्रथम राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में किया गया। यहाँ फिर एक मिसकंसेप्शन है कि किसी विश्वेश्वर ने या गंगा भट्ट ने अपने पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया था। इस बात को बहुत सारे प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस नहीं मानते और तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के साथ खंडित करते हैं। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 के आसपास ही हुआ था, लेकिन किसी ने अपने पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया। यह बात समीचीन नहीं लगती, क्योंकि शिवाजी महान सम्राट थे, एक अच्छे विजेता थे, सेनापति थे। द्वितीय राज्याभिषेक सितंबर 1674 को निश्चलपुरी में करवाया गया, जिसको गोसाई द्वारा करवाया गया था। अब शिवाजी की थोड़ी सी विजयों को देखते हैं। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता गया। 1646 ईस्वी में तोरण पर अधिकार किया गया। तो तोरण और सिंहगढ़ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन सिंहगढ़ को ही पहला जीता हुआ किला माना जाना चाहिए। 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी का मुकाबला मुगलों से हुआ। शिवाजी बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। 1659 ईस्वी में बीजापुर के शासक ने शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खां के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी, उन्होंने उसको जाकर के मार दिया। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु 1663 ईस्वी में
शिवाजी ने रात में पूना के महल पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां का इस समय अंगूठा कट गया और वह महल छोड़ करके भाग गया। 1664 ईस्वी में ही शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। जय सिंह के साथ युद्ध में शिवाजी की हार हुई तथा शिवाजी ने संधि कर ली। पुरंदर की संधि की गई थी जून 1665 ईस्वी में। इस संधि से शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। तो जो उन्होंने किला विजित किया था उसमें से 23 किलों को मुगलों को देना पड़ा शिवाजी को। 1666 ईस्वी में जय सिंह के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आए, परंतु उचित सम्मान न मिलने पर उठकर चल दिए। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन, जो कि आगरा में था, वहां पे रखा गया। यूजीसी नेट में प्रायः पूछता है कि जयपुर भवन कहाँ था, तो जयपुर भवन उत्तर प्रदेश के आगरा में था। शिवाजी ने औरंगजेब से समझौता कर लिया एवं अपने पुत्र संभाजी, जो कि बहुत छोटे थे, उनको मुगल युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः मुगलों पर युद्ध शुरू किया और पुरंदर की संधि द्वारा खोए अनेक किलों को पुनः जीत लिया। कर्नाटक का अभियान 1677 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरई, बेल्लूर आदि के साथ कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किले जीत लिए। इस समय शिवाजी ने जिंजी को अपने दक्षिणी भाग की राजधानी घोषित किया। 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी के विषय में जदुनाथ सरकार कहते हैं कि मैं शिवाजी को अंतिम महान प्रतिभा संपन्न सम्राट मानता हूं, एवं एक राष्ट्र निर्माता भी मानता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विगत 1 सहस्त्राब्दी में शिवाजी जैसा दूरदर्श सम्राट धरती पर नहीं हुआ था। शिवाजी के प्रशासन की चर्चा करते हैं। प्रशासन में शीर्ष पर छत्रपति होता था। छत्रपति प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक, अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। प्रायः यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित थे, तो वो शिवाजी से संबंधित थे। तो अष्टप्रधान क्या थे? शासन का संचालन 8 मंत्रियों की संस्था की सहायता से होता था। इन मंत्रियों का कार्य छत्रपति को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। पहला था पेशवा, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था और इसका कार्य संपूर्ण राज्य शासन की देखभाल कर रहा था। दूसरा अमात्य या मजमुआदार था। यह वित्त एवं राजस्व विभाग का मंत्री था। इसको प्रायः मजूमदार भी कहा जाता था। तीसरा था वाकिया नवीस। यह राजा एवं दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण रखने का कार्य करता था, इसीलिए वाकिया नवीस को गृह मंत्री भी कहा जाता था। चौथे नंबर का मंत्री शुरू नवीस या सचिव है, जो राजकीय पत्र व्यवहार के कार्यों की देखभाल करता था। 5वें नंबर पे दबीर या सुमंत का नंबर आता है, जो विदेश मंत्री कहलाता था, विदेशी मामलों की देखभाल करता था। 6वें नंबर पर सरे नौबत या सेनापति था। सेना का प्रधान माना जाता था। यह सैनिकों की भर्ती करता था। संगठन, रसद आपूर्ति आदि का कार्य भी सरे नौबत या सेनापति को ही करना पड़ता था। पंडित राव करके एक पद था, जो धार्मिक अनुदानों से संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए बनाया गया था। 8वां थे न्यायाधीश। न्यायाधीश 2 प्रकार के थे, जो दीवानी एवं फौजदारी मामलों की देखभाल करते थे और राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश का ही नंबर आता था न्याय देने के क्रम में। चिटनिस नाम के एक मंत्री की बात आती है, जो मुंशी या पत्राचार का लिपिक कहलाता था। पंडित राव व न्यायाधीश को छोड़कर सभी युद्ध में भाग लेते थे। सेना की बात करें तो शिवाजी के पास अस्थायी एवं नियमित सेना थी। घुड़सवार 2 प्रकार के थे,
पहला बरगीर है, जिनको राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, और दूसरा है सिलेदार, जो स्वयं के घोड़े व अस्त्र शस्त्र रखते थे। यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पाए हैं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। शिवाजी की सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक थे, तो शिवाजी ने स्थानीय लोगों को एकत्रित करके, उनको प्रशिक्षित करके, युद्ध कला में निपुण करके धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया था। और ये वो लोग थे जो गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, और सबसे बड़ी बात कि वहां के मूल निवासी थे। सैनिक भी दो प्रकार के थे, एक मावली सैनिक जो शिवाजी के अंगरक्षक थे, और दूसरे थे पागा, जो घुड़सवार सेना का एक संगठन था। तो घुड़सवार सेना का जो एक संगठन था उसे पागा कहा जाता था, और शिवाजी के जो प्रमुख अंगरक्षक थे उन्हें मावली सैनिक कहा जाता था। थोड़ा सा राजस्व प्रशासन देखते हैं शिवाजी का। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन व अनुमान लगाया जाता था तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। आरंभ में शिवाजी ने उपज का 33% भाग कर के रूप में वसूल किया, बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। भूमि की पैमाइश काठी या जरीब से की जाती थी, जो व्यवस्था अकबर के समय से स्टार्ट हुई थी। वही परंपरा लगभग शिवाजी के समय में भी थी। कृषकों को तकाबी ऋण भी प्रदान किया जाता था। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के देशमुख या देश पांडे कहलाते थे। शिवाजी दो प्रकार से कर लेते थे। पहला था चौथ। चौथ कहाँ लिया जाता था? विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे चौथ कहा जाता था। सरदेशमुखी यह एक अतिरिक्त कर था जो उपज का 1/10 भाग या 10वां% होता था। बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करते थे। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी। अंतिम सर्वोच्च न्यायाधीश या कानून निर्माता छत्रपति स्वयं थे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने शिवाजी की चर्चा की। विशेष रूप से शिवाजी ने मुगलों से टक्कर लिया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके द्वारा जिन भी किलों को जीता गया उनको पुनः जीतने का प्रयास किया, जिनमें से बहुत सारे किले शिवाजी ने अपने स्थानीय सैनिकों की सहायता से विजित कर लिया। अष्टप्रधानों का संबंध शिवाजी के दरबार से है। दबीर और तमाम ऐसे मंत्री हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त चौथ और सरदेशमुखी जैसे लगान के रूप में कर लिए जाते थे। तो काफी कुछ चर्चा हम लोगों ने किया शिवाजी के शासन प्रशासन से संबंधित। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।